तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना बेहतरीन समय जो है अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगा रहे होंगे और अपने घर परिवार का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन जो सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्जाम में आया था कैनरा बैंक के लिए, और एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2023। वाह, क्या बात है ना। तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथी जो हैं अभी लिंक के माध्यम से जुड़ भी रहे हैं। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन आज के इस लाइव सेशन में। और यहाँ पर बहुत सारे साथी बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, और ये क्या वीडियो इनेबल नहीं है। ओके, तो सभी साथियों को मैं एक बार स्वागत करता हूँ और सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में वो बेहतरीन तरीके से जुड़े। और आज देखिए, अभी पिछले 28 और 29 को लिया जाए तो 28 तारीख को कैनरा बैंक का, फिर पंजाब नेशनल बैंक का, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। और उसके पहले हफ्ते आईडीबीआई बैंक के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो अभी हम इस आने वाले पूरे हफ्ते हर दिन एक सेशन रिकॉल क्वेश्चन पे करेंगे, और बाकी बैंक टू बैंक हम लोग इंटरनल और जनरल बैंकिंग, तो एक दिन में एटलीस्ट 3 सेशन होंगे। एक सेशन होगा रिकॉल क्वेश्चन का, एक सेशन होगा बैंक स्पेसिफिक, और एक सेशन होगा जनरल बैंकिंग। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कोई साथी जुड़ चुके हैं क्या। हर्षित चौधरी जी नमस्कार कर रहे हैं, सोमदत्त जी नमस्कार कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। प्रमोद जी नमस्ते कर रहे हैं, शंकर जी जुड़े हुए हैं, शंकर जी नमस्कार कर रहे हैं। तो काफ़ी साथी तो रिलैक्स हो गए होंगे प्रमोशन एग्जाम देके, लेकिन जो कुछ साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक्सपीरियंस साझा करने के लिए कौन आ रहा है देखते हैं साथ। शंकर जी जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, राजू नयन जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आप लोगों तक? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। वाह वाह, प्रॉपर अच्छे तरीके से पहुंच रही है सर। हमारे लाजवाब तरीके से पहुंच रही है सर। लाजवाब तरीके से पहुंच रही है। तो ये देखिए, यस सर, शानदार। है ना। शंकर जी कैसे हैं? कल मैं एग्जामिनेशन अच्छा हूँ 28 सर। तारीख को आप देखा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया सीधे पेवेलियन एंड से बताइए, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस आप सर। आप सोचिए कि इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे और बहुत सारे कठिन से कठिन सवालों का भी आपने सामना किया है और सीखा। तो यस, आप, लेकिन सर जैसे हम मेहनत कर रहे थे सर, हमारा क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है सर। ओके। बहुत तो मुझे मुझे लगता है कि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी इसलिए इजी लग रहा होगा, है ना। सर मैं शंकर जी से कल बात कर रहा था सर। हाँ हाँ। इनकी इनकी जो तैयारी थी ना सर, बिल्कुल हाई लेवल की थी। और ओके। इन्हें अगर डायरेक्ट 2 से 3 के एग्जाम में भी बैठा दिया जाए ना, हाँ तो हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिटर्न में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो है ना शंकर जी, आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त थैंक यू है सर। कि आपको लग रहा होगा कि मतलब उस टक्कर का नहीं आया है सवाल, है ना। हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और ये देखिए, हमारे हर्षित चौधरी जी नमस्कार कर रहे हैं। आप सभी को हिमालय के गोद से सीधे आपको नमस्ते कर रहे हैं, बट उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही है। उनका ऑडियो जो है ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है। हर्षित चौधरी जी का ऑडियो कनेक्शन में कुछ इशू है। शायद वो ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, और जब जूम में गए होंगे तो वो ईयरफोन का कनेक्शन वहाँ ऑन नहीं किए होंगे। ऑडियो इनपुट जो है, ईयरफोन निकाल देंगे तो शायद हो सकता आएगा। तो आज देखिए, हमारे शंकर जी तैयार हैं यहाँ पर गवाही के तौर पर, क्योंकि ये एग्ज़ाम दे के आए हैं। और सवाल यहाँ पर, आरोप सवालों के यहाँ पर सिलसिला चलेगा। तो एज ए गवाह यहाँ पर पेश किए गए हैं, और बाकी सब हमारे साथी जो है ना, उन सवालों का जवाब देंगे शंकर जी, और आप गवाही देंगे। यस सर। फिर हम लोग सवालों पे चर्चा करते करते सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसा ट्रेंड था कैनरा बैंक के साथियों के लिए। और वैसे तो काफ़ी जो साथी हैं कैनरा बैंक से, जो भी जिनका भी फ़ोन आया, उनका कहना था सर हड़बड़ी की वजह से 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, या कई साथियों ने कहा कि वो रिपीट जब गए देखने तो उस समय गलत कर दिए। तो ऐसा यस होता सर। है, ये साधारण सी प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ पर बैंकिंग में कंफर्मेशन रहता है, दोबारा अगर रिव्यू करने जाएंगे आप,
तो वहां पर एक मिस्टेक हो जाता है। तो सीधे सवालों पे चर्चा करते हैं। सवाल स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग जो दूसरे साथी जुड़े हुए हैं वो सवाल का जवाब देंगे, और फिर उसके बाद हमारे गवाही हैं यहाँ पर, अगर कहीं विवाद की स्थिति में हम लोग सीधे रिफर करेंगे हमारे शंकर जी को। हाँ, हर्षित जी कुछ कहना चाह रहे थे, सर नमस्कार कर रहे थे आप। हर्षित जी, आवाज आ रही है? सर मैं हर्षित नहीं, मैं उपेंद्र कुमार हूँ, ये मेरे बेटे के नाम से जुड़ा हुआ है। अच्छा उपेंद्र जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत मेरी बढ़िया। आप शायद पहली आपका मैं साथ सर फेस टू फेस शायद मैं 1 साल में पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है। मैं सर आपको मतलब तहे दिल से इतना वो करना चाहता हूँ, मैं पास हूँ या ना हूँ। मैं कल की बात बताता हूँ सर आपको। अरे वाह, ये तो बढ़िया, आपका आत्मविश्वास है, सीखने के प्रति आपकी नहीं, ललक है। ये सर आपका है, आपका सर, आपने हमें जो ज्ञान दिया है ना, ये आपने दिया सर। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आप आम लोग, गार्ड हूँ सर, कैनरा बैंक का आम गार्ड हूँ मैं। एक नहीं, मैंने नहीं करवाया है, ये आपने करवाया है। हाँ, तो आपका आपका आत्मविश्वास सही बात। बढ़ा है, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन आपके पास ज्ञान के साथ आत्मविश्वास भी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से जी आप जो है उन सवालों का भी सामना करने का साहस रखते हैं। शायद ये अच्छा रहेगा, है ना कहना? सर, शंकर जी बैठे हैं, शंकर जी से भी आपस में बात होती रहती थी, लेकिन आपसे पहली बार मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है फेस टू फेस। अच्छा अच्छा, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ, उमेश जी, आपका कैसे गया प्रमोशन एग्जामिनेशन, आप बताइए। पहली आपका बदौलत बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2 काम किया आपके साथ। क्या बढ़िया क्या बढ़िया, ये हुई ना अच्छी बात। एक बार एक सर से बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा वो बोल लेना ना, वो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, कौन बात करिए, देखो, कौन सा? मेहनत आपने करा, हमने मेहनत किया, वो अलग चीज है। हाँ, ओके ओके, सबका सम्मान है वैसे। आप लोग मेहनत कर रहे नहीं सर, आपने बहुत अच्छा मेहनत कराया। हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम ऐसे साथ में सीखते हैं ना, तो एक आनंद आता है। आपका सिखा एकदम, आप जो क्लास लेते हो दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आप लोगों की इजाजत हो तो सवालों का सिलसिला चालू करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सवाल। प्लीज सर करिए, प्लीज सर करिए। ओके, और फिर उसके बाद बीच बीच में आपसे बात भी करते रहेंगे, अच्छा रहेगा? नहीं नहीं सर, प्लीज क्लास शुरू करिए प्लीज सर। ओके ओके जी, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग सवालों पे चर्चा करते हैं, क्योंकि और भी बैंक के साथी देख रहे हैं, तो उनमें भी उत्सुकता होगी कि कैसे सवाल आए थे और किस तरीके से उनका उन्होंने सामना करना होगा और कैसे उनकी तैयारी करनी होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी ये आज के जो सवाल हैं वो सब स्टाफ टू क्लरिकल साथियों के लिए है। और यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे ये इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये सवाल जो हैं 28 जनवरी 2023 को प्रमोशन एग्जाम में आए थे। और पहला सवाल मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चंस के जो सिलसिले में पहला सवाल स्क्रीन पर लेता हूँ। और पहला सवाल देखिए, ये सवाल 28 जनवरी 2023 को हमारे कैनरा बैंक के सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन में आए थे। और इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने होती हैं एक सब स्टाफ को जो है बैंक में, और सबसे पहले पहुंचने वाले जो हमारे साथी होते हैं, जो बैंक के काम को सुचारू तौर से चलाना चाहते हैं और जो है उसमें एक जिम्मेदारी रखते हैं, एक साहस रखते हैं, और एक समग्र व्यवहार कुशलता रहता है आप लोग के पास, तभी आप बैंक को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, सवाल पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। वाह, ये कैसा सवाल था, ये बताइए जरा। है हमारे शंकर जी, ये कैसा सवाल पूछा गया था? पर्पस पूछा गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया जाता है? यस सर, ये किस पर्पज से दिया जाता सर, इसका मतलब यही था सर। क्या आया था एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल सेम था सर, यही था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा, और हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन थे इसमें? इसमें सर ऑप्शन, हाँ हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड तो जो है जो क्रॉप सर कल्टीवेशन। ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर लोन के लिए, तो ट्रैक्टर लोन का था सर इसमें ऑप्शन। ओके, ट्रैक्टर लोन के लिए पूछा गया था कि ट्रैक्टर लोन दे हाँ जी, सकते हैं, है ना? लोन लोन हाँ फॉर जी, ट्रैक्टर, है ना? हाँ जी, और लोन फॉर क्रॉप के लिए दिया गया था कि नहीं, क्रॉप वगैरह था ऑप्शन में? तो हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में था सर, क्रॉप, क्रॉप भी था।
ओके ओके, तो ये तो बेसिक सा सवाल पूछ दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड है ना, तो किसान क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया जाता है। तो आप लोग तो सही किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, एक ऐसी लोन सुविधा है जिससे कि किसानों को उनके फसल की पैदावार करने में वित्त सहायता जो है दी जाती है, इसलिए लोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो भी वित्त सुविधाएं जो हैं एक किसानों को उनके क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों को वो सारी सुविधाएं क्रॉप कल्टीवेशन से लेके प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, फार्म मशीनरीज, स्टोरेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंसिलरी सर्विसेज, सभी के लिए व्यापक तौर पे एक प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन भी है जिसके तहत एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है एक्सटेंड की जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि आपका क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो लोन दिया जाता है उसका क्या नाम है। तो सवाल इस तरह से था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और इसका जो सही सर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ब्रैकेट में था केसीसी इज ए। अच्छा, ऐसा सवाल पूछा हाँ था जी, किसान यस क्रेडिट सर। कार्ड। और ऑप्शन ए में था क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर, हाँ, ऑप्शन बी पेंशन स्कीम फॉर फार्मर, ओके। ऑप्शन सी लोन स्कीम फॉर परचेज ऑफ ट्रैक्टर, एंड लास्ट लोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, तो यहाँ पर तो सही उत्तर होगा लोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्योंकि ये किसान sir. फसल का पैदावार करते हैं तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस एग्री एसेट के मेंटेनेंस, उसके रख रखाव और उसके पर्सनल जो ज़रूरत होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ये होगा आपका, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो लोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। चलिए बढ़ते हैं दूसरा सवाल स्क्रीन पर। सवाल बहुत ही ये सवाल फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। जो भी सब स्टाफ के साथी होते हैं और प्रमोशन एग्जाम देने जाते हैं उनको 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है आधारभूत बैंकिंग, एक होता है उनके सीबीएस प्लेटफॉर्म पे मेनू से जुड़ा हुआ सवाल या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल, और एक होता है इंग्लिश से जुड़ा हुआ सवाल। सही बात है, इतने सारे सवाल आए थे शंकर जी। यस सर। हाँ, एक होता है बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल, एक होता है आपका सीबीएस से जुड़ा हुआ, एक सवाल होता है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, एक सवाल होता है इंग्लिश पे। तो सवाल दर सवाल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 2 था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआईए। हाँ जी राजू नैन जी, इसका क्या उत्तर होगा बताइए जरा राजू नैन जी। आरबीआईए का फुल फॉर्म। चूंकि सर जितने भी बैंक हैं सर उसमें 2 तरह के इंटरनल ऑडिट का नाम से जाना जाता है सर। कहीं आरबीआईए के नाम से जाना जाता है सर, और कहीं आरएफआईए के नाम से जाना जाता है। तो ये आरबीआईए है, यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ओके, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब और एकदम पूरे आपने बिल्कुल फील्डिंग तंदुरुस्ती के साथ करी। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। बैंकों में 2 तरह के इंटरनल ऑडिट होते हैं और ये अभी प्रमोशन एग्जाम के लिए मुख्य आधारभूत सवाल भी बने हैं कि प्रमोशन एग्जाम में इंटरनल ऑडिट से जुड़े हुए सवाल जरूर आते हैं, क्योंकि ये सब स्टाफ टू क्लरिकल में आधारभूत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। कई बार कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं क्लरिकल टू ऑफिसर जैसा। लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआईए पूछा गया। आरबीआईए का फुल फॉर्म है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ये बैंक टू बैंक का अलग अलग होता है। तो यहाँ कैनरा बैंक के सवाल का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी है उसमें इंटरनल ऑडिट को कहा जाता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। तो ये हो गया सही, ये तो सभी साथी हमारे सही किए होंगे। लेकिन कुछ एक साथियों ने गलत भी कर दिया, इसको रिजर्व बैंक से जोड़ दिया है ना राजू नैन जी। वहां पर क्या है, सवाल जब पूछे जाते हैं तो कई बार क्या होता है हम आंसर देखते हैं और आंसर में पॉपुलर सीरीज का कुछ आंसर होता है सर तो ये 90% का गलत है, आरबीआई को कलेक्ट करके आए हैं हमारे भाई। हाँ वही मैं कह रहा था कि सवाल जो आपसे क्लास लिया है ना वो सही करके आए, बाकी सारे आरबीआई को कलेक्ट करके आए। 4-5 साथियों ने कहा कि आरबीआई है, आप कैसे बता रहा हूँ यार, क्यों हम बाहर आके जब आपस में डिस्कशन कर रहे थे ना, जब मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी इस बात में। कोई बात नहीं। क्या होता है कि जब प्रमोशन एग्जाम देने जाते हैं
तो वहां पर ऑप्शन में क्या होता है, पॉपुलर सीरीज का कोई वर्ड देखते हैं तो हमें लगता है कि यही होगा, यही होगा। उसको फर्स्ट कर देते हैं जल्दी में, जैसे ट्रेन छूटती है ऐसे। हाँ हाँ, ये जो लोकल ट्रेन छूटती है ना, या ट्रेन छूटती है तो ऐसा लगता है कि मैं बैंक जाने के लिए लेट हो जाऊंगा, तो वो उसमें भी गलती हो जाती बस सच्चाई तो यही है। है। एक्चुअल में अभी जब मैंने भी उस दिन आपको सर कॉल किया था, और उसका आगे बाद जब बुक देखी जब पता लगा एक्चुअल में सच्चाई आपकी, जो आप बोलते थे ना पहले क्वेश्चन को पढ़ा वो बोल क्या रहा है। यस यस यस, हाँ। ये कैनरा बैंक में 80% ऐसा ही हुआ सर। ओके, तो यहाँ भी थोड़ा लिखने में गलती लिखा गया, रिस्क बेस्ड है, तो आप उसको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट समझिए तो सही किए होंगे। जो आप बता रहे सेम टू सेम यही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथियों ने सही बताया। कुछ लोगों ने बोल भी रहे थे कि सर हम आरबीआई लगा के आगे, क्या ये सही है क्या? तो हमने कहा आरबीआई बिल्कुल सही नहीं है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है। अगला सवाल चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये देखिए पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HNI? HNI का फुल फॉर्म पूछा गया। ये किस तरह का सवाल था जरा बताएंगे शंकर जी? HNI का ये ऐसे ही सीधा पूछा गया था कि कुछ घुमा के पूछा था इसको? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था सर। क्या बताइए तो। फुल फॉर्म ऑफ द HNI। अच्छा, तो ये एक्चुअल में फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, और कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HNI। दरअसल ये क्या होता है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल था। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या थे? उसमें ऑप्शन क्या क्या थे, कुछ याद आ रहा है? सर ऑप्शन तो इसके अभी मेरे याद नहीं आ रही सर मुझको अभी। ओके सर मैं बताता हूँ सर, फर्स्ट में था HI कस्टमर, हाँ, और लास्ट में था जो आप बता रहे HI इंडिविजुअल कस्टमर। एक्चुअल में इसका सही है HI इंडिविजुअल कस्टमर। अच्छा, यहाँ पर होता है HNI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग के दृष्टिकोण से हाई सर नेटवर्थ। सॉरी सर, बताइए। हाँ, इसमें जब फुल फॉर्म की बात करते हैं HNI का, तो HNI का फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या हिंदी में इसको बोलेंगे तो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, या ऐसी वित्तीय सेवाएं क्षेत्र से संबंधित है, फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित है। सर आपने बहुत बार बताया था, कुछ नहीं, एक बार नहीं बहुत बार। ऐसा क्या होता है, जिन जिन व्यक्ति विशेष का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना 5 करोड़ के आसपास होता है ना, उनको जो है ये डिटेल में दिखा जाता है, और उससे ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उनको हाई नेटवर्थ कस्टमर कहा जाता है। तो 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल आप लोग सही किए होंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक दो साथियों को छोड़ के बाकी सारे साथी इसको सही किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए सवाल है, ये सवाल तो सभी साथी किए होंगे ऐसा लग रहा है। व्हाट इज द टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक? यहाँ टारगेट छूट गया, टारगेट पढ़े इसको, कि टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए। और ये तो हमारे जो है ये साथी से पूछना हूँ, वही साथी इसका। मन्नू कुमारी जी, क्या है इसका आंसर? मन्नू कुमारी जी आवाज आ रही है? हम है ना, पटना से जुड़े हुए हैं मन्नू कुमारी जी। देखते हैं अगर जवाब दे पाते हैं तो माइक ऑन करके जवाब दे दीजिए, है ना। क्या सवाल पूछा है कि डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट क्या रखा गया है? सभी बैंकों को 40% से। हाँ जी, 40% से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनकी आवाज है? मन्नू कुमारी से बोल रहे हैं। अरे वाह वाह मन्नू जी, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अच्छा सीख रहे हैं आप। यस सर, आपका जब से हम यूट्यूब से देख रहे हैं आपका समझाने बहुत का जो बढ़िया, बहुत तरीका है अभी थोड़ा मुझे थोड़ा बहुत पसंद है सर। हाँ, थोड़ा दिन और सीख लीजिए तो आपको और अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस सर, यस सर। चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, थैंक यू सर। बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जो भी बैंक्स हैं उनको प्रियॉरिटी सेक्टर के टारगेट पूरे करने होते हैं। तो बैंक जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। आरबीआई ने इसको 4 या 5 कैटेगरी में रखा है, जैसे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, और फिर उसके बाद फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं उनको इसी कैटेगरी में रखा गया है, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में। और आरआरबी को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलग कैटेगरी में रखा गया है। फिर उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग कैटेगरी में रखा गया है।
मतलब जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज विस्तारित करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब समझ लीजिए देश में रहने वाले लोगों के पास जहां पर अधिक पैसा है उसको बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना, और जहां पर पैसे की जरूरत है उनको पैसा देना। इसके लिए सरकार कहती है कि आप जो भी लोन देंगे, जो भी काम करेंगे, उसका कुछ हिस्सा चाहिए। तो प्रियॉरिटी सेक्टर के कुछ विशेष आइटम हैं या कैटेगरी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर प्रियॉरिटी सेक्टर है, वीकर सेक्शन है। तो इन सबको मिला के टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर कहते हैं। और ये टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट जो कि कॉमर्शियल बैंक का पूछा गया था, तो वो आंसर होगा 40% ऑफ ANBC आर CEO BE विच एवर इज हायर। यहाँ भी BC लिखा है, उसको BE पढ़ा जाए तो यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर होगा CEB ये होगा क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। जब भी टारगेट पूछे जाते हैं जो प्रियॉरिटी सेक्टर के, तो प्रियॉरिटी सेक्टर के टारगेट जब पूछे जाएंगे तो ANBC या CEOB पूछे जाते हैं, उस हिसाब से प्रियॉरिटी सेक्टर के टारगेट होते हैं। तो ANBC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। अभी इसी प्रमोशन एग्जाम में हम देख पाएंगे कि कितने सारे जो है इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट का ये पूछा गया, प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट कितने हैं कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक, हाँ जी क्या बोल रहे हैं जी? तो व्हाट इज द टारगेट फॉर कॉमर्शियल बैंक? हाँ, कोई साथी का सवाल आया था डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन बैंक का भी यही टारगेट होता है। तो एक श्रेणी में रखा गया है डोमेस्टिक। आरआरबी का क्या होता है? आरआरबी का 75% ऑफ ANBC होता है, आप RCOB विच एवर इज हायर। और कॉमर्शियल बैंक का होता है 40%। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी पहले 40% था, जिसको बढ़ा के 75% कर दिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% हो गया। और फॉरेन बैंक का 40% है, जो 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं। और फॉरेन बैंक का जो 20 से कम शाखाएं हैं, उनका भी टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर 40% है। वैसे डिटेल जो है प्रियॉरिटी सेक्टर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, या वीडियोस भी होंगे, आप उनको देख लीजिएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सवाल प्रियॉरिटी सेक्टर का कॉमर्शियल बैंक से पूछा गया, इसलिए ये 40% होगा। और बहुत सारे साथी इसको सही किए हैं, कोई भी साथी इसको गलत नहीं किया है, जितने साथियों का फोन आया। और जिनका नहीं आया, आशा करता हूँ कि वो भी सही किए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए सवाल बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? वाह, ये तो राजेश जी बता देंगे। राजेश जी बताइए जरा, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? MSME का फुल फॉर्म पूछ दिया। हाँ जी, देखिए भूल गया मैं। भूल गए। हायर स्किल में क्या होता है कि इनके डेफिनेशन पूछता है कि एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है ना, सर हाँ जी सर, याद आ गया। याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया। बताइए माइक्रो, बताइए। स्मॉल, मीडियम, ऐसे है कुछ। हाँ, यहाँ पर जो है आपको पूछ दिया कि MSME का फुल फॉर्म, तो MSME का फुल फॉर्म होगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। देश में रोजगार पैदा करने के लिए, देश में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देश में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए MSME को उद्योग के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, ताकि हमारे देश में अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इस उद्योग धंधे के साथ जुड़ेंगे और जीविकोपार्जन करेंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे। इसी के लिए MSME के डेफिनेशन दिए गए हैं। और सरकार ने MSME में बहुत सारे वित्त पोषण के योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि वो कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, और साथ ही साथ वो जो है बहुत सारे उनको लिबरल तरीके से, साधारण तरीके से, आसान तरीके से उनको वित्त पोषण करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, क्योंकि एक बड़े समुदाय को कवर करता है और इसमें आय जो है अच्छी अर्जित होती है। तो इसको फुल फॉर्म दिया गया माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे, अगर एक उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो कहलाएगा। एक उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए अगर 10 करोड़ की लागत की जरूरत होती है तो स्मॉल कहलाएगा।
और एक उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए 50 करोड़ की आवश्यकता होती है तो उसको मीडियम कहलाएगा। और अगर टर्नओवर में देखेंगे तो टर्नओवर जो है 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम सीधे सीधे पूछ दिया, तो आप तो सभी सर सही। इसमें जो ऑप्शन थे सर, हाँ बताइए बताइए। ऑप्शन ए में था सर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, अच्छा। ऑप्शन बी में मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ओके। ऑप्शन डी मिनिमम सिक्योरिटी ऑफ मशीन्स एंड इंजिन्स, वाह, आप तो और ऑप्शन ई और सारे ऑप्शन ई सर ऑप्शन नन ऑफ द लग रहा अबव, है। सर नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई में था नन ऑफ द अबव। अच्छा, तो ये मैं आशा करता हूँ कि सभी साथी अच्छा किए होंगे इसको। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द एज ऑफ माइनर स्टूडेंट फॉर सेल्फ ऑपरेटेड सेविंग अकाउंट। ये तो सवाल अच्छा सवाल था, इसको मतलब आसान नहीं कहा जाए, लेकिन अच्छा सवाल 10 ईयर 10 ईयर। कि माइनर को जो है एक्चुअल में बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। माइनर जो है कांटेक्ट नहीं कर पाता है, माइनर जो है वो सबको लायबल बना देता है, तो माइनर खाता नहीं खोल सकता है। माइनर अपने गार्जियन के साथ खाता खोलता है, गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन एक फैसिलिटी दिया है बैंक ने कि एक माइनर जो है वो सेल्फ ऑपरेटेड सेविंग अकाउंट खोल सकता है। वो कौन से एज को अचीव रीच कर जाएगा तब मिलेगा। और ये हमारे राजेश जी ने जवाब दे दिया, ये हो गया 10 ईयर को अचीव कर लेगा, तो फिर 10 ईयर जब रीच हो जाएगा तो वो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकता है। लेकिन वो स्थायी तौर से सिग्नेचर करने योग्य हो, या आपके सामने अगर बराबर सिग्नेचर कर रहा है तभी, ताकि वो सिग्नेचर कर रहा है तो उसका भुगतान हो सके, ये बात कही गई है। और इस 10 साल के बच्चे वाले को एटीएम दिया जा सकता है? हाँ, एटीएम दिया जाएगा। उनके पास रिस्ट्रिक्शन होता है, और रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन एटीएम में किसी प्रकार की इंश्योरेंस की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं होता है। ठीक है, एटीएम दिया जा सकता है माइनर के लिए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं विड्रॉल के, बाकी एटीएम दिया जा सकता है। चलिए, तो सवाल ये अच्छा है बहुत कि एक माइनर स्टूडेंट जो है सेल्फ ऑपरेटेड सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, उसका एज क्राइटेरिया दिया गया है 10 साल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पर्सन कैन ओपन द जॉइंट अकाउंट। यहाँ पूछा गया ये कि कितने लोग के लिए अपर लिमिट क्या है, अगर एक साथ कितने लोग आ जाएं तो उनका जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, ये बात कही गई है। राजेश जी बताइए। 4 नो लिमिट, नो लिमिट, और बताइए, और कोई किसके और बताइए आपके मोहल्ले में क्या नो चल लिमिट, रहा है? नो लिमिट। वैसे तो सर 4 ऑप्शन होती है, लेकिन नो लिमिट भी ठीक है जवाब। नो लिमिट, नो लिमिट होगा। देखिए हम बहुमत पे जाते हैं हम लोग, है ना? यस सर, क्या क्या उत्तर होगा इसका? नो लिमिट सर। एज सच पॉलिसी में या डायरेक्ट गाइडलाइन में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कितने लोगों से ज्यादा हम लोग ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर नो सच लिमिट, नो सच लिमिट है, कोई ठीक। ऐसा लिमिट नहीं है। 17 लोग 18 लोग खोलते ही होंगे आप लोग। एक जमीन जायदाद का जब केस आता है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम रहता है, एक साथ खाते खोलते होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। SWA कैन पास द कैश ट्रांसफर चेक अप टू एन एक्सटेंट ऑफ हाउ मेनी रुपीज। ये सवाल तो बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप 10,000। SWO बनने वाले होंगे, तो SWO के लिए पूछ दिया कि सिंगल विंडो ऑपरेटर कैटेगरी ए कैटेगरी के हैं, वो अगर कोई कैश और ट्रांसफर के चेक लेके आता है तो कितने रुपए तक ये कैश या चेक जो है पास कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया है। सर इसमें मैं बताऊं, आप बताइए। 20,000 की पेमेंट कर सकता है सिंगल विंडो वाला, तो ट्रांसफर की उसकी 25,000 तक की पावर होती है। ये बी के लिए है सर। आप अपने ये बैंक 10,000, ये 10,000 है सर, 10,000। 10,000। हाँ, तो वो तो हमारे भाई बैंक में कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। वो जो बात कर रहे हैं वो हमारे पंजाब ग्रामीण बैंक के साथी हैं। अच्छा अच्छा। तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है, ज्यादा ऑफिसर नहीं होते हैं ना शंकर जी, वो अकेले होते हैं, यस सर, तो यस। उनको थोड़ा ज्यादा पावर होता है कि भाई मैनेजर साहब कहीं वसूली में गए तो भी कर ले। लेकिन आप तो, आपका तो पूरा वेल सेटअप है ना, ज्यादा स्टाफ होंगे, सब होंगे, तो अलग अलग बैंक की ये
जो है ऑपरेशनल गाइडलाइन है, जिसको मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सिंगल विंडो ऑपरेटर 1 10 से 15, बी के लिए 15 से 20 ओके Yes, और sir. 20 से 25। ओके, ये तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था, सिंगल विंडो ऑपरेटर एक कैटेगरी का पास कर सकता है। 10,000 है सर, ओनली 10,000। 10,000 है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो साथी जवाब दे रहे हैं वो दूसरे पंजाब ग्रामीण बैंक से है ना, तो अपने बैंक का बताया उन्होंने। चलो, यहाँ पर आंसर है 10,000। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर चलते हैं। सवाल देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगर कोई ग्राहक जो है कैनरा बैंक में आता है और आपसे निवेदन करता है कि मैनेजर साहब या सिंगल विंडो ऑपरेटर साहब, मैं जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहता हूं, तो मेरे को बता दीजिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। तो पहले तो बता दीजिए मैक्सिमम कितना होगा। हाँ जी, राजेश जी आप बताइए, मैक्सिमम कितना खोलोगे? नो लिमिट सर, नो लिमिट। हाँ सर क्या लिमिट है? कैनरा बैंक के लिए 1, हाँ जी, हाँ जी। तो बैंक 1,000 मिनिमम और बाकी नो। बहुत बढ़िया, 1,000 नो लिमिट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं जिस साथी का नाम लूंगा वही बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वॉइस टकरा रहा है, जिससे कि थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जितनी देर तक आप बोलते हैं उतनी देर तक शायद दूसरे की आवाज़ बंद हो जाती है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि आप लोग हम लोग सब वर्चुअल मोड पे जुड़े हैं, दूर दूर पर है ना। तो मैं नाम लूंगा, आपको बारी बारी से आप बताइएगा। वैसे आप सभी लोग होनहार साथी हैं, हम लोग सीख रहे हैं और पुख्ता कर रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये है मिनिमम अमाउंट 1,000, मैक्सिमम नो सीलिंग। और जब ऐसे हम सवालों पे चर्चा करते हैं ना, तो जो साथी हमारे देख रहे हैं दूसरे बैंकों के, वो क्या करते हैं, इन बिटवीन ऐसे सवालों पे उनके भी पॉलिसी देख लेते हैं। तो उनके पॉलिसी देख लेंगे तो उनका और पुख्ता हो जाएगा, जैसे कि और दूसरे बैंक के भी साथी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, फॉर हाउ मेनी पीरियड द डिपॉजिट कैन बी मेड अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में ये कहा गया है कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में कोई गार्जियन जो है अपनी बेटी का खाता खोलते हैं तो उनको कितने साल तक जमा करना होता है, ये सवाल पूछा गया। और जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आशीष जी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़े हैं। आशीष जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? माइक थोड़ा ऑन कर लीजिए आप और जवाब। जी सर। हाँ जी, 15 साल तक सर, 15 ईयर। बहुत बढ़िया। आप छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं आशीष जी? जी सर। वाह, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना? सही बात है ना? सबसे बढ़िया। बढ़िया बता दें एकदम, है ना? तो फॉर हाउ मेनी पीरियड डिपॉजिट कैन बी मेड अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें जमा 14 साल कर सकते थे, जिस दिन खाता खुला उस दिन से 14 साल कर सकते थे। लेकिन फिर उसमें रिवीजन किया गया, मॉडिफाई किया गया कि सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक जमा किए जा सकते हैं खाता खोलने के बाद। और इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है आशीष जी? ये लॉक इन पीरियड मतलब इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? 21 ईयर सर। 21 ईयर। 21 ईयर होता है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, हालांकि ये क्लरिकल टू ऑफिसर में आता है ये सवाल। तो यहाँ पर हमारे दूसरे साथी से मैं इसका उत्तर पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे कि व्हाट इज द बल्क डिपॉजिट अमाउंट। मतलब अगर कोई ग्राहक जो है आपकी शाखा में पैसा जमा करने आता है तो वो बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में आएगा अगर वो राशि कितने की होगी। तो इसका जवाब देंगे जेबी गिरी साहब। जेबी गिरी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जरा जी माइक। सर। हाँ बताइए, सर तो सर ये पहुंच रही डिपॉजिट सर। कौन सी सर बला है? 2 करोड़ सर, 2 करोड़, 2 करोड़। वाह, बहुत बढ़िया। अगर कोई सिंगल डिपॉजिट, एक ही डिपॉजिट, सिंगल डिपॉजिट की राशि अगर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा की है तो उसको बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में माना रखा जाता है, उसको बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये तो काफी जाए। साथियों ने अच्छा किया होगा। एक आध साथी ने गलत कर दिया, वो 1 करोड़ लिख दिए, क्योंकि उन्होंने कहीं गूगल में पढ़ा था 1 करोड़ एंड एबव। तो गूगल में क्या होता है, जैसे लिखेंगे तो वो 1 करोड़ वाला ऊपर आ जाता है, क्योंकि पहले ये 1 करोड़ था जिसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया। तो एक साथी ने ऐसा बताया कि सर मेरे से गलत हो गया, कोई बात नहीं, सीख भी गए वो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर तो सवाल, ये सवाल का जवाब मैं पूछूंगा एक साथी से, उनका नाम लूंगा। If an account is not operated for how many years, then it will be an inoperative account या dormant account.
सवाल ये पूछा गया कि एक ग्राहक कितने सालों तक अगर लेन देन नहीं करता है, खाते का संचालन नहीं करता है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा या डोरमेंट अकाउंट कहलाएगा। कई सारे साथियों को डाउट होता है कि ये इनऑपरेटिव क्या है, डोरमेंट क्या है। दोनों एक ही जैसा है। दोनों क्या है? एक ही जैसा है। लोकेश श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप जवाब दे दीजिए इसका। सर 2 साल है। ओके, 2 साल है। तो लोकेश जी ने सही जवाब दिया है। ये है 2 साल तक अगर कोई ग्राहक किसी खाते का संचालन नहीं करता, या तो कोई जमा प्रविष्टि नहीं करता या नामे प्रविष्टि नहीं करता, तो ऐसे खातों को इनऑपरेटिव कहा जाता है। और इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन दिए गए हैं। आप अपने मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाके देखिएगा कि अगर कोई खाता 6 महीने तक ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि 6 महीने में आप रिस्क कैटेगरी का आप फ्रीक्वेंसी है, रिस्क क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उनसे जो है आप बातचीत करें, ऐसा सलाह दिया गया, एडवाइजरी दिया गया है। फिर 1 साल तक ऑपरेट नहीं है तो संपर्क करने की कोशिश करें, संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जब खातेदार का पैसा यहाँ पर है, इनऑपरेटिव है, संपर्क करने की कोशिश करें, ऐसी बात कही गई है। और 2 साल के बाद तो इनऑपरेटिव हो ही जाएगा। तब भी एक एडवाइजरी बोल दी गई है कि आप जो है ग्राहकों से संपर्क करके इसको ऑपरेटिव में लाइए, हम इनको ऑपरेटिव में लाइए, ऐसी बात कही सर है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ सर, बता सकूं? हाँ हाँ, कृपया बताइए। करके मैं इन अपने छोटे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, ये इनएक्टिव अकाउंट जो होता है 6 महीने में हो जाता है, और डोरमेंट जो अपना क्या कहते हैं, अपना इनऑपरेटिव होता है 2 साल में हो जाता है, और 10 ईयर में यह हो जाता है, तो फिर आरबीआई को इसका पैसा भेजना पड़ता है। फिर बाद में इसको इधर वापस मंगाना पड़ता है, जब इसका कोई बंदा आ जाए इधर, फिर मेरा पैसा इधर जमा है, इनको क्लियर मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि डोरमेंट कब होता है, तो आप 6 महीने लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप नंबर कट जाएगा आपका। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, डोरमेट तो साल बाद 2 साल बाद ही होगा। मैं इनएक्टिव अकाउंट की बात करता हूँ, वो 6 महीने में होगा। इनएक्टिव हो जाता है, उसके लिए एडवाइजरी दिया आरबीआई ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, देखिए, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। वाह, क्या सवाल पूछा है इसको तो। गवर्नर ऑफ आरबीआई के लिए सवाल पूछा। अभिमन्यु कुमार जी जवाब दे दीजिए जरा, कौन है। हम जो भी बैंक्स हैं भारत में, उनको जो सेंट्रल बैंक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, इसके गवर्नर कौन है? अभिमन्यु जी, आवाज आ रही है हमारी? हम और कोई, विजय रजक जी बता दीजिए। अच्छा, कांत दास, शक्ति दास ऐसे है। अरे वाह, आप तो पूरा बिल्कुल सारे सवालों का जवाब आपके पास तैयार है। कोई बात नहीं, हमारे साथियों का एक अधिकार छीन लिए आप, वो भी चुने हुए सांसद हैं, है ना। तो ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। तो शक्तिकांत दास जी जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह के कैटेगरी के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर सब स्टाफ टू क्लरिकल साथियों की बात करी जाए, और शक्तिकांत दास जी जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और इनका जो जन्म है 25 फरवरी 1957 को हुआ था। ये अभी करंट है जो आरबीआई के जो हैं गवर्नर हैं। इसके पहले ये फाइनेंस कमीशन जो 15वें वित्त आयोग था, उसके मेंबर थे, और जो हैं G20 के जो उसके भी मेंबर थे, और ये आईएएस से रिटायर भी हुए, 1980 बैच से हैं। तो इस तरह से इनका जो पोर्टफोलियो है, एक दिन मैंने किसी दिन डिस्कस भी किया था। ये जो है 25वें गवर्नर हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी सवाल आपसे देखिए, मतलब इससे ये समझा जा रहा है ऐसे सवालों से कि अगर आप क्लर्क बनते हैं तो, या स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं, या आपके जस्ट ऊपर वाला अगर कोई चीज है, तो उसमें क्या क्या एथोराइज कर सकते हैं, इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पढ़ रहा हूँ। स्पेशल असिस्टेंट कैन एथोराइज द कैश पेमेंट ऑल चेक बैंकर्स चेक अप टू हाउ मच रुपीज। यहाँ पर सवाल पूछा कि एक स्पेशल असिस्टेंट है, वो कितने रुपए तक के कैश पेमेंट ऑल चेक्स बैंकर चेक्स ये जो है एथोराइज कर सकता है। यही सवाल था शंकर जी की, और कोई दूसरा था? यही सेम था, यही सेम है। यही सेम था।
ओके। यस सर। तो एक स्पेशल असिस्टेंट जो है 50,000 रुपए तक के कैश पेमेंट, ऑल चेक्स, बैंकर चेक्स जो है ये ऑथराइज कर सकते हैं। इसमें बैंकर चेक्स भी पूछा था क्या? जी सर, जी सर। अब बढ़ते हैं अगले आज सवाल ऐसे पर। भी अगला सर सवाल, खुशियां मनाने का दिन है सर। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। क्या होता है, ताजा ताजा सवालों पे चर्चा करने से ये देखो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस कि वो ताजा, क्योंकि 3-4 दिन बाद भूलना हो जाता है ना, अभी ताजा ताजा उनको याद है। तो स्क्रीन पर इसलिए मैं उनको ओपन भी रखता हूँ कि भाई चलो एक साथी से चूक हो गई तो दूसरा साथी बता देगा। इससे हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको फायदा होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर स्क्रीन पर रखता हूँ इनको। चलिए। नहीं, मैं भी सहमत हूँ सर इससे, चूंकि स्पेशल असिस्टेंट और बाकी सब नेशनलाइज्ड बैंकों में भी सर यही ये है 50,000 ही है, ये मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। कोई सही बात है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो साथी भी कह रहे हैं, उनकी बात भी हम रखते हैं और देख लेंगे उनको, कल देख लेंगे सवाल, है ना। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि मैक्सिमम, ये सवाल जो है उसका आंसर आ गया। यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक विड्रॉल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक विड्रॉल फ्रॉम नॉन होम ब्रांच कैन बी अप टू। हाँ जी उपेंद्र जी, क्या हो सकता है इसका जवाब? आप कोई अगर ग्राहक जो है दूसरे ब्रांच में आता है तो आप उसको कितना रुपए तक चेक विड्रॉल? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी हाँ सर, एक सेकंड उसी क्वेश्चन पे आते हैं सर, मैं पढ़ रहा हूँ सर क्वेश्चन। पढ़िए सवाल तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यस सर। स्पेशल असिस्टेंट इज ऑथोराइज्ड हम्म फॉर पासिंग हम्म एंड कैश पेमेंट फॉर ऑल हम्म चेक्स हम्म oblique withdrawal हम्म forms oblique bankers check oblique gift check etc up to including option A 10,000, option B 20,000, option C 50,000 एंड ऑप्शन डी 1,00,000। ओके। जब बुक में भी आंसर क्लियर किया हुआ है कि सी 50,000 है, पेज नंबर कि उम्मीद बताइए, थी किसे करना। बुक का पेज नंबर करिए और दिखाइए बुक का गवाही पेज के नंबर तौर 57 क्वेश्चन नंबर 8। पे। हाँ, और बुक दिखा दीजिए गवाही के तौर पे ना, आपको ये गवाह देखिए बनाया सर, है। सर यही था क्वेश्चन जो नंबर शंकर जी, सर शंकर जी पढ़ रहे हैं, वो भी मैंने भी वही पढ़ा था। ये सवाल है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक विड्रॉल फ्रॉम नॉन होम ब्रांच कैन बी अप टू, और हमारे उपेंद्र जी बता रहे हैं ये कितना है। अगर कोई ग्राहक जो है, बताइए उपेंद्र जी। ये 50,000 सर। बहुत बढ़िया। मतलब अगर कोई ग्राहक जो है आपकी शाखा का ग्राहक है और वो बगल वाली ब्रांच में चले जाता है तो उसको क्या जो है 50,000 रुपये तक निकाल सकता है। चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ₹50,000। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द कैश इन आउट रजिस्टर नंबर। ये कैसा सवाल आया था? ये नया टाइप का सवाल लग रहा है कि व्हाट इज द कैश इन आउट ये सर, रजिस्टर। हाँ ये मैं बताता हूँ सर, ये जो कैशियर कैश लॉगबुक रजिस्टर होता है 347। उसका नंबर पूछा था, उसका कैश रजिस्टर का नंबर कितना होता है, तो 09 है सर उसका। अच्छा, ओके हाँ ओके। जी। राजेश जी आप ना सीखिए, ये जो क्या है केनरा बैंक के साथी है ना, ये बोल रहे हैं तो आज सुनने की कोशिश करिए, बोलना नहीं है अभी आप लोगों को। आप जैसे दूसरे बैंक के साथी है ना, वो सुने सुने और सीखें, क्योंकि ये साथी अब एग्जाम दे के आए ना तो हमको फायदा दिला रहे हैं, इसीलिए मैं इनसे बोलवा रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो अरे जी? हाँ सर, ये जो कैश रजिस्टर, हम्म सर प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना। हाँ मैं बोलूँ सर। हाँ हाँ सर, जो कैश रजिस्टर होता है अपना हाँ। कैशियर के पास, हम्म वो कैनरा बैंक की बात कर रहा हूँ, और दूसरे बैंक की मुझे पता नहीं, वो 09 है अपना नंबर, तो उसका पूछा था कैश रजिस्टर का नंबर कितना है। अच्छा, केशियर जो सुबह आता है और जी 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 तिजोरी खोलता है, तिजोरी खोलते समय एक रजिस्टर होता है जिसमें वो हाँ जी नोट करता है कि कितना डिनोमिनेशन की नोट वो आउट करता है, इन करता है, उसमें वो नोटिंग करता है। वही वाला रजिस्टर पूछ रहा है, उसका जी जी नंबर। जी 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 ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? सर आप भी एनबी। सुनिए दूसरे भी। हाँ बोलिए। 09। NB9 सर, ओनली। अच्छा NB9। ये सर जो बता रहे हैं ना, वो एक्चुअल में गलत चीज बिल्कुल तो सही गलत है बताया ना। उमेश जी ने, बिल्कुल सही कहीं बताया। हमारा भाई सुना बोलेगा यार पागल है। सर उसे बोलते कैशियर रजिस्टर। हाँ जी बिल्कुल सही सर, 0 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उमेश NB9। जी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए क्यों अगला अपने सवाल। भाई दूसरे सुने, दूसरे बैंक वाले वो तो सोचेंगे यार ये कैनरा बैंक ऐसे ही। उमेश जी ऑप्शन में तो यही था ना, 9 था ना, और तो कोई हाँ दूसरा तो 9 था 09 नहीं था ना सर, नहीं। हाँ नहीं था। तो फिर 09 कहाँ से आ गया? हाँ तो 9 एक ही था, जो 09 हो या 9 हो। अरे 0 लग चलिए कोई बात गया। नहीं, ऐसे ऐसे लॉजिकल पे डिस्कस नहीं करेंगे,
है ना, क्योंकि समय कीमती है, थोड़ा वो उस पर सद्भावना से खेलिए, सद्भावना से खेल खेलिए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर है नोट पैकेट्स आर सपोज टू बी कवर्ड बाय लेबल। मतलब जो भी बैंक में नोट पैकेट्स होते हैं उनको जो है चेस्ट में जमा करना है या दूसरे बैंक में जमा, दूसरे ब्रांच में जमा के लिए जाता है तो उसमें एक लेबलिंग किया जाता है। उस लेबल का नंबर क्या है ये पूछा है। ये क्या है, थोड़ा इसको समझाइए जरा शंकर जी, ये क्या है पैकेट? सर जब रेमिट के लिए आती है, करेंसी चेस्ट को जब रेमिट करते हैं कैश, हाँ हाँ तो उसमें एक लेबल होता है, बैंक को इशू होता है लेबल, उसका नंबर होता है NF 228A। तो वो क्या होता है, एक स्लिप होता है कि पट्टी होता है, क्या होता है? एक पेपर होता है सर। पेपर होता है। हाँ सर, पेपर से होता है, वो पूरे का पूरा आता है, वो स्टेशनरी में आता है। एक ब्राउन कलर का पेपर होता है सर, जो उसके ऊपर लगा के हम फोल्ड करके भेजते हैं उसको। अच्छा, उसमें साइन वगैरह भी होता यस है? सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साइन होता है कैशियर ऑफिसर का? हाँ सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर। तो ये नोट पैकेट मतलब जैसे मान लीजिए 10 पैकेट है तो एक बंडल हो गया, है ना, एक बंडल को आप उसको कवर कर देते हैं लेबल में, वही ना? नहीं सर, एक पैकेट होता है सर में, पैकेट को। पैकेट को, ओके, बहुत यस बढ़िया। सर। तो उसको बोलते हैं NF228 अल्फा। ए क्या है, ए कि ए, अल्फा? हाँ जी, हाँ यस जी, सर। हाँ जी, हाँ यस जी। सर। अच्छा, ये तो नया टाइप का सवाल हो गया, है ना। इसके लिए आप कैसे इसको मतलब आप लोग काम करते हैं तो शायद आपको खटाक से जान गए होंगे, है ना, कि नो लाओ भाई NF228 बेल्ट लाओ, लेबल लगाओ, ऐसे करके काम कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा। चलिए अगला यस सवाल सर। आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी ऑपरेशंस आर फ्री फॉर द लॉकर कस्टमर इन ए ईयर। एक लॉकर कस्टमर है आपकी शाखा में, साल भर में कितने बार ऑपरेट कर सकता है, जो फ्री 3। है, उसके बाद अगर ऑपरेट करने देंगे लेकिन सर्विस चार्ज लेंगे। हाँ जी उपेंद्र जी बताइए। हाँ सर, ये 12 है, साल में हम 12 करवा सकते हैं, उसके बाद फिर चार्ज लगता है। अच्छा, तो 12 जो है फ्री हैं, उसके हाँ जी, हाँ बाद, जी, यस हाँ सर। जी। उसके बाद जो है आप जो है उस पर चार्ज लेते हैं, तो जी। ये यस 12 सर। फ्री हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी तो बहुत बढ़िया, बैंक हॉलीडेज आर डिक्लेयर एज पर व्हिच एक्ट। ये भी बढ़िया सवाल यस पूछ सर। गया कि बैंक हॉलीडे जो डिक्लेयर किए जाते हैं, नॉर्मली तो बैंक हॉलीडे नेशनल हॉलीडे के तौर पे, नेशनल फेस्टिवल के तौर पे ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड हैं, लेकिन फिर भी और कुछ हॉलीडे जो डिसाइड होते हैं आपके तत्कालीन भी डिसाइड हो जाते हैं, बैंक हॉलीडे के डिसाइड किए जाते हैं, ये एज पर कौन से एक्ट में डिसाइड किए जाते हैं, ये बात कही गई है, किस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सवाल पूछते हैं, जरा हम दूसरे साथी से पूछते हैं किसी से। हाँ जी विजय रजक जी बताइए जरा, ये कौन सा एक्ट प्रावधान के तहत ये पावर मिला है? सेक्शन 25 ऑफ NI एक्ट सर। वाह, गॉड। भैया ये तो हमारे विद्वान साथी हैं हमारे विजय रजक जी। एज पर NI एक्ट 1881, तो वहां पर सेक्शन पूछा था क्या शंकर जी की सीधे एक्ट पूछा था? तो सीधा सीधा एक्ट पूछा था सर। एक्ट पूछा था। सेक्शन सेक्शन 25 कई बार जो है हायर स्केल में सेक्शन भी पूछ लेता है, तो अंडर सेक्शन 25 ऑफ NI एक्ट 1881। और वैसे बहुत सारे साथियों को ये मालूम है, क्योंकि ना जब ये छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं सडन ना, तो वहां पर एक सर्कुलर जारी होता है, उस सर्कुलर में लिखा रहता है कि एज पर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अंडर सेक्शन 25 ऑफ NI एक्ट 1881, जो भी सभी ऑफिसर्स को ये सूचना दी जाती है कि ये हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, ऐसा लिखा जाता है, इसीलिए हमारे साथियों को पता है। चलिए बहुत बढ़िया विजय जी, आप अच्छा जवाब दिए। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एमलगमेशन ऑफ सिंडिकेट बैंक इनटू द कैनरा बैंक इज कॉल्ड एज। जब कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को एमलगमेट किया गया, तो यहाँ पर उस एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया, ऐसे ऐसे सवाल था। क्या है इसका, क्या क्या आया था, ऑप्शन क्या था इसमें? मर्जर। मर्जर था इसमें, क्या क्या ऑप्शन था शंकर जी? सॉरी सर। सॉरी सर। इसमें क्या ऑप्शन था? सर क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट सिनर्जी वाज फॉर, अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन था सिनर्जी। इसमें। हाँ जी। और क्वेश्चन ऑप्शन ए में था प्रोजेक्ट फॉर अमलगेशन ऑफ सिंडिकेट बैंक इनटू कैनरा बैंक। अच्छा। बी में था प्रोजेक्ट फॉर MSME फाइनेंस। हम्म और सी में था प्रोजेक्ट फॉर रिटेल लेंडिंग। हम्म। डी में था प्रोजेक्ट फॉर अमलगेशन ऑफ कैनरा बैंक इनटू सिंडिकेट बैंक। ओके, तो कैनरा बैंक तो मर्ज नहीं हुआ सिंडिकेट में, है ना, सिंडिकेट हुआ।
तो Yes, एमलगेमेट sir. सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, है ना? तो आंसर यही Yes, sir. होगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सिनर्जी। तो ये उल्टा हो गया Yes, समझ। sir. यहाँ पर जो लिखा है सवाल आंसर हो गया, आंसर सवाल हो गया, तो थोड़ा सा Yes, ये sir. उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, जिस साथी ने भेजा है उसने लिखने में ऐसा हो गया होगा तो अच्छी बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर रिटेल हाउसिंग लोन, है ना? ये बताएंगे जरा हमारे राजेश जी, बताइए जरा क्या है मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितना है हाउसिंग लोन में पब्लिक के लिए? 20 ईयर। 20 ईयर है। देखिए मात खा गए ना। 30 years, sir. 30 ईयर्स है। 30, हाँ 30 30 ईयर। ईयर तो प्रधानमंत्री आवास योजना में है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर रिटेल हाउसिंग लोन 30 ईयर है। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू द रीचिंग एज 70 भी रहता है, अलग अलग पॉलिसी में आप अपने देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। तो मैं हमेशा भी बताता हूँ आपको कि जब भी लोन से जुड़े हुए चीज़ों को आप पढ़ें तो 5 चीज़ों में पढ़ें: क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबल, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम और सिक्योरिटी या कोई डेविएशन है। तो देखिए रिपेमेंट पीरियड से जुड़ा हुआ सवाल आ गया कि कितना मैक्सिमम रिपेमेंट इसका है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट जो है पब्लिक के लिए रिटेल हाउसिंग लोन में 30 ईयर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाह ये भी सवाल है, देखिए हाउसिंग लोन या लोन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTH? इसका जवाब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदीप कुमार जी दें। प्रदीप कुमार जी जरा माइक ऑन करके जवाब दे दीजिए, NTH का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? सॉरी सर, इसका जवाब कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन दे देंगे तो दे दोगे। ऑप्शन देंगे हमारे शंकर जी, ऑप्शन दे हाँ दो शंकर जी, क्या क्या था, फिर वो देंगे जवाब। ऑप्शन नहीं है ना, नहीं तो ऑप्शन देंगे तो फटाक से दे देंगे वो। बताइए, ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन था? सर ऑप्शन अभी याद नहीं आ रहे सर, इसमें क्या क्या थी। अच्छा, ऑप्शन याद नहीं आ हाँ। रहे, ओके। तो ये दरअसल ऑप्शन क्या क्या आया होगा ये भी कुछ उपेंद्र जी याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन याद किसी तो नहीं आ किसी रहा है, आपने, पर जो ठीक है वो बता दूंगा। हाँ, आप लोगों ने किसी ऑप्शन को पढ़ा भी नहीं होगा ना, आपने Yes, जो sir. आपने पढ़ा नहीं होगा। जो सर आपने यकीन ठीक बताए थे मानिए, ना, उनको याद किया था सर मैंने। सर यकीन मानिए 100 क्वेश्चन मैंने 55 मिनट में कर दिए थे सर। अरे वाह, तालियां बनती है आपके लिए तो। 100 क्वेश्चन 55 मिनट में। हाँ और उसके बाद जब टाइम बचा तो मैंने जब रिचेक करने के लिए गया, आपने 2 सही क्वेश्चन को गलत कर बैठा मैं। अच्छा, हाँ ये गलत कर दिए, जब दोबारा Yes, चेक sir. करने चले गए ना, गलत कर दिए। कोई बात नहीं, हाँ ऐसे सर। कई कई क्वेश्चन हो गए थे जिनको जानते थे, फिर भी हमने बेवकूफी करी, वो गलत कर दिए। कोई बात नहीं, होता है ये जो पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ जो है एक्टिविटी है। हमेशा जीवन में भी आप देखिएगा कई चीजें ऐसी होती हैं, दैनिक जीवन में भी। तो सर इसीलिए हम लोग क्या है, थोड़ा निर्णय लेने की शक्ति लाने की कोशिश करते हैं, ताकि बैंक में तो गलती का कोई चांस है क्या? आप बताओ उपेंद्र सर जी। 27 तारीख की रात को आपने 2 बजे पढ़ाया था, उसको भी मैंने गलत कर दिया था। नहीं नहीं, आपका ही क्वेश्चन आया था उसमें। मैं कह रहा हूँ शंकर जी, ये कह रहा हूँ कि यस सर। बैंक में अपने को गलती करने का कोई गुंजाइश है क्या? हमको तो गलती नहीं है। नहीं करना है, एक्यूरेट करना है, टाइम पे करना है, RTGS भरना है सही तरीके से और एकदम सही करना है। वहां तो गलती करने का गुंजाइश ही नहीं है, दोबारा देखने का समय भी नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं देखना प्रमोशन एग्जाम में। ठीक है शंकर जी? हाँ हाँ हाँ, वो सही है सर। एक बार RTGS गया मतलब गया। अब देखा जाए, जब वो गलत हो जाएगा तो फिर बाद में उसको वापस मांगेंगे। लेकिन एक बार जाने दो। है ना? तो नेट टेक होम है इसका। व्हाट इज द मार्जिन फॉर 4 व्हीलर सेकेंड हैंड लोन अंडर कैनरा व्हीकल लोन? सेकेंड हैंड लोन के लिए मार्जिन कितना है ये पूछा गया है। और इसका सवाल यस तो सर। हमारे साथियों को पता होगा या नहीं पता भी होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। बताइए शंकर जी, क्या होगा इसका जवाब? सर इसका जवाब 50% है। 50% है कि 40% है? 50% है सर। इसमें डाउट चल रहा है सर, कोई 40% करके आया है, कोई 50%, इसमें डाउट है सर। मैंने डाउट? आगे चेक किया सर इसको, 50% है सर। चलो एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा उपेंद्र जी, एक बार चेक करके बता दीजिएगा। और बाकी हमारे, सर हाँ जी हाँ जी। सर सर मैं नहीं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। सर, जो आपने पढ़ाया था मतलब अदर बैंक के लिए फॉर कैनरा बैंक की पॉलिसी के ना 50%। 50% है? चलिए बहुत जी सर बढ़िया, जी। तो बहुमत आ गया 50% में, नहीं तो जो 50% बहुमत सही। नहीं सर, इसकी जो बुक दे रही है ना कैनरा बैंक, हमारी जो क्लास हुई थी लास्ट में, हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसमें 50% है और आपने जो बढ़ाया था उसमें 40% है। ओके, तो 50% पे चले जाते हैं, क्योंकि हाँ 50% 50% पे जाना पड़ेगा सर ये। बहुमत आ गया। यस सर सर। मैं इसमें क्लियर थोड़ा करूं।
हाँ आप क्लियर करो। अब आप, हाँ गुरुजी करो राजेश गुरुजी। हाँ, गुरु तो आप है सर, मैं तो आपका कुछ भी नहीं। नहीं, बताओ तो क्लियर। हमारे बैंक में ऐसा है, जो 40% होता है 3 साल से नीचे पुरानी गड्डी हो ना, हाँ हाँ, वो इसकी उससे चलता है। जो 3 साल से ज्यादा पुरानी हो उसके 50% लेते हैं। अच्छा, तो ये सेकंड हैंड गाड़ी है, तो इसलिए ये इनका भी 50% होगा, फिर सही है ना? जी बिल्कुल, नहीं 3 साल और से ज्यादा पुरानी हो तो। हाँ, तो सब बैंक की अलग अलग होती है राजेश जी, इसमें हाँ सब सर। बैंक का अलग अलग होता है पॉलिसी। हमारे में सर 3 साल से पुराने में तो देते ही नहीं है सर, लोन ही नहीं देते। उसकी एलिजिबिलिटी में 3 साल के ही अंदर होनी चाहिए गाड़ी, तब उसको देते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर ये सवाल पूछा जाता कि व्हाट इज द मार्जिन फॉर 4 व्हीलर लोन फॉर कैनरा व्हीकल लोन, अगर नए गाड़ी के लिए होता तो कितना होता है इसका मार्जिन बताइए? 4 व्हीलर कोई लेना चाहता है नया, तो उसके लिए मार्जिन कितना है कैनरा बैंक का? सर कस्टमर के लिए 10% है 10%। और बहुत, स्टाफ के लिए 5% है। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द पोर्टल फॉर एमएसएमई लोन? एमएसएमई लोन के लिए क्या पोर्टल था, क्या क्या ऑप्शन आए थे इसमें? कुछ ऑप्शन याद है? बताइए बताइए उपेंद्र जी, कोई एक ऑप्शन बताइए। हाँ, इसमें एमएसएमई था, उद्यान था। उद्यम, उद्यम एमएससी था उद्यम। एक। यस सर। उद्यम सही है। हाँ उद्यम, उद्यम। एमएससी और एमएसएमई। एक और MSME था सर कोई तो ऑप्शन। उद्यम ही सही होगा, जहाँ उद्यम है ना, एमएसएमई के लिए जो पोर्टल है वो उद्यम ही होगा, उद्यम ही होगा, यही सही होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा हुआ, व्हाट इज द एंट्री एज फॉर एनरोलमेंट इन अटल पेंशन योजना स्कीम? अटल पेंशन योजना देश के ऐसे लोगों जहां पर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है, ताकि एक उम्र हो जाने के बाद उनको एक निर्धारित पेंशन मिले, जिससे कि अपना जीविकोपार्जन कर पाएं, अपने जरूरत की चीजों के लिए वो उस पर खर्च कर पाएं। उसके लिए एक योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने ये रखा कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और कुछ बचत कर लें, ताकि जब वो कमाने लायक नहीं रहेंगे या रिटायर हो जाएंगे उस समय उनको एक एक मुश्त जो है एक स्पेशल पेंशन जो है मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्री एज पूछा था, तो ये सवाल हम पूछ लेते हैं किसी साथी से, ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हम लोग पूछ लेते हैं, एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ, प्रिय प्रिय झा जी, झा जी हैं प्रिय झा जी, बताइए जरा क्या होगा अटल पेंशन योजना में एंट्री एज जो है, एज क्राइटेरिया क्या है? हाँ सर 18 साल। 18 साल है। और मैं अधिकतम और कितने साल तक जुड़ सकता है? 40 साल, 40 साल तक। ओके, बहुत बढ़िया। तो अटल पेंशन योजना के हमारे साथी ने बताया कि 18 साल में जुड़ सकता है और 18 साल से ये 40 साल तक इसको सब्सक्राइब कर सकता है। 60 साल तक पटाना होगा। 60 साल के बाद उनको जो भी उनका कॉर्पस होगा उसके आधार पर, जिस सब्सक्रिप्शन को उन्होंने लिया है उस सब्सक्रिप्शन के आधार पर उनको जो है पेंशन मिलेगा। पेंशन की राशि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की श्रेणी में बांटा गया है। तो जिस समय वो एंट्री लिया है, एंट्री लेते समय उसको डिसाइड करना होगा कि वो किस श्रेणी में जो है सब्सक्रिप्शन लिया है। 1000 में लेगा तो 60 साल के बाद 1000 मिलेगा। बीच में अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन का भी पूरी सुविधाएं हैं, बहुत सारा फेरबदल अटल पेंशन योजना में हो गया, डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY? वाह, ये तो राजेश जी बताएंगे हमारे। राजेश जी बताइए जरा क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना का फुल फॉर्म पूछ दिया, बताइए। ऐसा ही है, आपका नाम क्या है, बसंती, ऐसा टाइप का हो गया ये है ना? ये सवाल वैसे जुड़ा हुआ सवाल हो गया। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY? तो ये है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार जो है एक खास उद्देश्य के लिए 2022 तक हर व्यक्ति के छत पे घर, सिर के ऊपर छत हो, उसके लिए उनको, चाहे रूरल में हो अर्बन में हो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर अर्बन एरिया में जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी छत हो, ये सब्सिडी की योजना थी। और 4 कैटेगरी में उनको बांटा गया था, EWS, LIG, MIG 1, MIG 2, और उनमें एक विशेष सब्सिडी की योजना थी। और इसमें जो है ये ऋण वितरित किए गए हैं, ताकि उनको जो है किसी के परिवार में अगर एक भी घर नहीं है तो कम से कम एक घर हो,
और उनको राहत दी जाए। और मूलभूत आवश्यकताओं में माना जाता है ना उपेंद्र जी, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान अगर हो गया तो एक व्यक्ति जो है फिर सम्मानजनक तरीके से हमारे समाज में, सोसाइटी में जी पाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, MCLR इज फिक्स्ड बाय। MCLR जो है कौन फिक्स करता है? ये कैसा सवाल था उपेंद्र जी, याद आ रहा है क्या सवाल पूछा था ये? इसके ऑप्शन वगैरह क्या थे? सर एक्सक्यूज मी, हाँ। इसमें सर जो ऑप्शन थे ये में इंडिविजुअल बैंक, RBI बैंक, RBI, और ओके। सी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी में क्रेडिट विंग, अच्छा ई में नन ऑफ द अबव। अच्छा, ऐसा पूछा गया था। यस सर। तो ये तो बैंक डिसाइड करती है। इंडिविजुअल बैंक यस सर। क्या करती है, एक ग्राहकों को एक फिजिबल रेट पर लैंडिंग करने के लिए एक एक्सरसाइज करती है जिसको बोलते हैं MCLR। और ये डिसाइड करते हैं MCLR रेट इंडिविजुअल बैंक, जिसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है। और ये रेट जो होता है रिफर करता है कि मिनिमम इंटरेस्ट जो रेट होगा इससे कम बैंक जो है लोन नहीं देगी। इसके बाद वो स्प्रेड रेट लगाते हैं। तो MCLR refers to the minimum interest rate below which financial institution banks cannot lend। तो बैंक डिसाइड करती है और ये जो है 1 साल तक के लिए डिसाइड करते हैं MCLR रेट। तो ये इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करते हैं, ये RBI द्वारा डिसाइड नहीं होता है। आपने सही जवाब दिए। अब बात करते हैं सरफेसी नोटिस। सरफेसी नोटिस जो है कौन इशू कर सकता है, ऐसा कहा गया है, सरफेसी नोटिस कैन बी इशूड टू द एलिजिबल NPA बोरोवर बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। और ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होंगे, इसका जवाब हम जानना चाहेंगे। हमारे साथी जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन साथी से पूछें हम। प्रभु शरण जी, प्रभु शरण जी कैसे हैं? प्रभु शरण जी को सादर प्रणाम कर लें, इनका नाम ही देखिए प्रभु शरण है। प्रभु जी के शरण में आ गए तो फिर चिंता क्या करना। प्रभु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, आवाज नहीं पहुंच रही है, या तो पहुंच रही होगी तो माइक उनका बंद होगा। प्रभु शरण जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब हम बात करते हैं, राजू नयन जी बताइए, जरा जवाब दे दीजिए कि सरफेसी नोटिस जो है कौन इशू कर सकता है, योग्य कौन है, अथॉराइज्ड ऑफिसर कौन है? इसमें सर चीफ मैनेजर एंड एबव कर सकते हैं सर, मिनिमम चीफ मैनेजर और उसके ऊपर के अधिकारी। क्या होता है, बैंक जो है समाज में एक महत्वपूर्ण काम करते हैं कि जो भी सरप्लस पैसा है उसको डेफिशिएट जगह पहुंचाने में काम करते हैं, एक जोखिम लेते हैं और सिक्योर्ड लोन करते हैं। जहां पर भी सिक्योर्ड लोन है वहां पर उनके रिकवरी में दिक्कत आती थी बैंक को, और रिकवरी में दिक्कत आती थी जिसमें एसेट्स होते थे, मूवेबल एसेट्स, तो उन्हीं को त्वरित तरीके से बैंक अपने लोन की रिकवरी कर पाए, इसके लिए एक विशेषाधिकार दिया गया और सरफेसी एक्ट लाया गया, सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट 2002 एक ब्रह्मास्त्र की तरह बैंक को मदद करता है। और बैंक जो है किसी भी दिए गए लोन के अगेंस्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोलेटरल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के तौर पर है तो उनको बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के उनको बेच सकता है और अपने लोन की वसूली कर सकता है। बैंक को इम्पावर्ड किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है रिकवरी टूल को। इसमें बैंक को किसी की मदद नहीं लेना, बैंक ऑफिसर जो है अथॉराइज्ड है उस पैसे को, उस एसेट को बेच कर वसूल ले। इसके लिए उन्होंने एक अथॉराइज्ड ऑफिसर रखा है जो कम से कम स्केल 4 कैटेगरी का हो, ये बात कही गई है। तो ये तो थोड़ा कठिन सवाल था ये, उपेंद्र जी ये बना लिए थे बढ़िया करके। ओके, अच्छा ये सही हो गया हाँ था आपका? हाँ सर, स्कूल 4 ही किया था मैंने। बहुत बढ़िया। तो ये आपने जी एक दो तीन बार देखा होगा तो उसमें जिक्र किया होगा, ये सवाल आया था। ये हालांकि हायर स्केल में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई नहीं, अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये CBS मेनू से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। व्हाट इज द CBS मेनू ऑप्शन फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फंड ट्रांसफर कासा टू कासा? ये कैसा सवाल है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, एक सेविंग अकाउंट से दूसरे FD में, सॉरी RD में चला जाएगा, उसके लिए है क्या? हाँ जी हाँ जी। यस सर, यस सर। या RD में कैसे? RD तो कासा टू कासा नहीं होगा, सेविंग से लेके किसी और सेविंग, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट करंट में, अकाउंट तो जैसे और सेविंग्स है ना, ऐसे कुछ पूछा गया होगा। यस सर।
तो यस ये सर। क्या मेनू है, आप लोग ही जाने होंगे, क्या मेनू है? इसका CHM 31 था सर। बहुत बढ़िया, CHM 31 था। तो ये आप लोग क्योंकि CBS के जो मेनू हैं उनसे जुड़े हुए सवाल जो है पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये आने वाले दिनों में आप प्रमोट हो जाएंगे तो इन पर काम करेंगे, इसीलिए कुछ पॉपुलर सीरीज के जैसे डिपॉजिट करना है, FDR बनाना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट करना है, पासबुक प्रिंट करना है और DD बनाना है, RTGS करना है, इनके मेनू को पूछा जाता है। अगला सवाल ये भी देखो, मेनू से जुड़ा हुआ है। What is the CBS menu to mark lien on the deposit? जब भी कोई फिक्स डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट लोन लेने के लिए आता है तो उनमें एक लियन मार्किंग करते हैं। तो लियन मार्किंग का CBS मेनू पूछ दिया है ना उपेंद्र जी, क्या जवाब था हाँ इसका? सर, ये मेरा गलत हो गया था। अच्छा, तो हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर ये TDM 24 था, है ना? हाँ TDM हाँ 24 इसका सही आंसर था। तो जब भी कोई डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन देता है तो हम लोग मार्क करते हैं, लियन करते हैं। लेकिन अगर डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन देते हैं तो उनमें कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी पर? कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं शंकर जी? चार्ज कौन सा क्रिएट होगा अगर कोई लियन। लियन सर, लियन। ना, कोई फिक्स डिपॉजिट रसीद है, उसको सिक्योरिटी रखता है बैंक पर, और उस सिक्योरिटी पर जो है असाइनमेंट, असाइनमेंट सर। असाइनमेंट होगा ना, असाइनमेंट है ना, यस सर, लेन यस सर। मार्क करते हैं हम लोग एज ए यूजुअल हाँ सर, प्रैक्टिस। वो असाइनमेंट नहीं था सर, वो लैंड का था, कोड था बैंक का। हाँ, बैंक का कोड है ये TDM का। देखो हमारे जरा उमेश जी एकदम बिल्कुल सचेत हैं, एकदम गाड़ी में सीधे चला रहे हैं गाड़ी और एकदम उनको कानों तक आवाज जा रही है, सीधा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उमेश जी, इसमें कौन सा ऑप्शन था, जरा मेरा भी गलत हो गया था ये। अच्छा, ऑप्शन अलग अलग डाले थे आप उनको? हाँ जी, ओके, तो उमेश जी से पूछ रहा हूँ सर, उमेश जी ने क्या किया, मेरा भी गलत हो गया था ये। अच्छा सर 24 लास्ट। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल लग रहा है कि विच हाँ ऑफ जी द हाँ जी। फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कंप्यूटर में कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऐसा कहा गया। क्या क्या ऑप्शन थे इसमें, ऐसे याद आ रहा है उपेंद्र जी या शंकर जी या यस सर जी। हाँ सर, इसमें था माउस था, और आपका कीबोर्ड था, और प्रिंटर था। तो इसमें प्रिंटर था, ठीक। ओके, इसमें प्रिंटर था, है ना? तो यहाँ पर जो है आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है वो जो भी कंप्यूटर में चीजें चल रही हैं स्क्रीन से पर हैं या डाटा है, उसको आउटपुट कैसे निकलेगा, तो ये प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो चीजें जो कंप्यूटर के अंदर की चीजें हैं वो प्रिंट होकर बाहर निकलती हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी इज द डेस ऑफ आवर कंट्री। हिंदी जो है खालिस्तान है हमारे देश की, कौन सी भाषा है, ये पूछा, ये सवाल पूछा था। यस सर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था सर। हिंदी इज द डैश ऑफ आवर कंट्री। इसमें अच्छा। ऑप्शन थे सर। ए में था नेशनल लैंग्वेज, हम्म बी में था रीजनल लैंग्वेज, हम्म सी में था ऑफिशियल लैंग्वेज, हम्म डी में था लिंक लैंग्वेज, और ई में अच्छा, था नन ऑफ द अबव। अरे वाह, आपको तो सारे ऑप्शन भी याद आ गए हैं। तो हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसके लिए हम लोग क्या मनाते हैं, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है ये इसका पालन करते हैं। और हिंदी के लिए जो है राजभाषा अधिनियम है। राजकाज की भाषा के तौर पर हिंदी को जो है राजभाषा कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, और 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आप उसके बारे में डिटेल वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल सीधा था कि हिंदी जो है कौन सा लैंग्वेज है, तो उसका सही आंसर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। एक और सवाल हिंदी से जुड़ा हुआ आया, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हाँ जी, हिंदी, ये तो सरल भाषा सरल चीज पूछ दिया कि हिंदी जो है कौन से तारीख को हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है बताएंगे? बसदा हंसदा जी बताइए जरा, बसदा हंसदा जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही, दूर है। तो हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और आप हिंदी पखवाड़ा भी मनाते हैं 14 दिवस को, हिंदी में गाने गाते भी हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं।
और हिंदी को बढ़ावा देते हैं और उस दिन संकल्प करते हैं कि हम हिंदी में जो है सारा काम करेंगे और 100% उसके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करेंगे और हिंदी में मिले पत्रों का जवाब हिंदी में देंगे, फिर इसकी बैठक भी होती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये कैसा सवाल था? इन द ईयर 1906 कैनरा बैंक वाज नोन एज। वाह, 1906 में मतलब कैनरा बैंक का पहला नाम क्या था ये पूछा गया। कैनरा बैंक का पहला नाम क्या था बताइए जरा। कैनरा बैंक का क्या नाम था पहले? हिंदू परमानेंट फंड। हिंदू परमानेंट। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे या ट्रेनिंग वगैरह में जाते होंगे तो आपको बताया होगा, है ना। तो जो कैनरा बैंक है ना, उसके फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है उपेंद्र जी? 1906 में जब कैनरा, बताइए उपेंद्र जी, बताइए फाउंडर कौन है? हाँ, श्री सुब्बाराम पाई। हाँ जी, अम्मेम्बाल सुब्बाराव पाई, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुब्बाराव पाई जी हैं। इन्होंने कैनरा बैंक को जुलाई 1906 में बनाया। उस समय कैनरा बैंक का नाम क्या था और इसको कहाँ बनाया? ये मैंगलोर, इसका कहाँ है? मैंगलोर में स्थापना की थी इसकी। अभी हेडक्वार्टर हाँ कहाँ जी, है? बेंगलोर है सर, बेंगलोर। मैंगलोर ही है ना। और Yes, sir. इस समय ये स्मॉल पोर्ट टाउन था कर्नाटका का और फिर आज देखिए कितना बड़ा हो गया। जो कैनरा बैंक है। और इसका नाम कब कैनरा बैंक बना? ये 1906 में। तो उसमें क्या था? उसका नाम था आपका कैनरा हिंदू परमानेंट फंड। फिर 1910 में कैनरा बैंक बना कैनरा और बैंक Yes, sir. नहीं लिमिटेड। सर, 10 1900 में कैनरा बैंक लिमिटेड। ओके। फिर उसके बाद 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली खेप, इसमें ये राष्ट्रीयकरण भी हुआ था इसका, है ना। उस टाइम पे बना था Yes, कैनरा sir. बैंक। तो मैं कैनरा बैंक। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो साथियों को याद ही होगा, आपका बैंक है इसके बारे में। अगला सवाल जी, आपकी जी। स्क्रीन पर देखिए। ऑन विच डेट द कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग इज मैंडेटरी। वाह, आपके यहाँ जो एक तो कस्टमर मीटिंग होती है और दूसरा स्टाफ मीटिंग होता है। तो कस्टमर मीट और स्टाफ मीट, इसमें पूछा गया सवाल, स्टाफ मीटिंग कब होती है? स्टाफ मीटिंग कब होती है उपेंद्र जी? चाय वगैरह होता होगा ना, सीटिंग, ईटिंग, मीटिंग, है ना, एंड गेटिंग। तो कौन से तारीख को बैठते हैं स्टाफ मीटिंग? क्या है आंसर? Third Friday of every month. वाह, जुम्मे के दिन थर्ड बैठते फ्राइडे हैं। एवरी मंथ। थर्ड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। जी, ऑन जी, विच स्टेट स्टाफ मीटिंग इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी रखा गया तो इस दिन तो बैठते ही होंगे, है ना। हाँ जी। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। यही सवाल पूछ गया इतना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सीधा सीधा सर, यही सवाल था। सीधा सवाल है, बताइए भाई। नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, नो योर कस्टमर। हालांकि आजकल जो है CKYCR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लेकिन आपने तो बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया। Which of the following is not an OBD। ये क्या क्या ऑप्शन थे इसमें? OBD निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। केवाईसी के Yes, sir. रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज ऑफिशियली नहीं है। वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या क्या ऑप्शन थे ये? ऑप्शन क्या क्या आए थे उपेंद्र जी? इसमें आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, नहीं आधार सॉरी, कार्ड तो पैन कार्ड नहीं था। आधार कार्ड तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। हाँ, तो और इसमें क्या इलेक्ट्रिक बिल था जो नहीं था। अच्छा, पैन कार्ड भी था क्या? नहीं, पैन कार्ड नहीं था। पैन कार्ड भी नहीं है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, है ना। नहीं, पैन राशन कार्ड भी नहीं। नहीं था सर। हाँ जी, राशन कार्ड भी नहीं था। राशन कार्ड भी नहीं था। और हाँ, हाँ। वोटर कार्ड था? वोटर कार्ड था। वोटर आईडी था सर। तो वोटर आईडी तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। हाँ। लेकिन उसमें नहीं था ना, पूछा था ना सर क्वेश्चन में। क्या नहीं था? नोट नहीं हाँ, था नोट तो ओवीडी। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होगा, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बिल नहीं होगा क्योंकि हाँ। ये सिर्फ लो रिस्क ब्रांचेस के लिए ये स्वीकार किए जाते हैं, बाकी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट की श्रेणी, दस्तावेज श्रेणी में नहीं आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड यस डॉक्यूमेंट? सर। ये सर इसमें सर ए पे पासपोर्ट था, बी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल था, सी पे ड्राइविंग लाइसेंस था, डी पे वोटर आईडी कार्ड। ओके,
बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी जो है हमारे साथियों के लिए ये भी अच्छा हो गया कि कैसे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट पूछा गया। अभी ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है, अभी हाल ही में किसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से हटाया गया। पहले तो राशन कार्ड को हटा दिया गया, फिर पैन कार्ड को हटा दिया गया अभी, फिर NPR जो रजिस्टर है उसको इंक्लूड किया गया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल देखिए। व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ केस फॉर परचेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अगर कोई ग्राहक sir. डिमांड ड्राफ्ट परचेस करने आता है तो उसके लिए कैश में डिमांड ड्राफ्ट परचेस कर सकता है, उसकी सीलिंग क्या है? और उत्तर हम प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे। आराध्या जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आप जवाब दीजिए जरा इस सवाल का। आराध्या जी हैं? अच्छा, जवाब दीजिए जरा। 19,999। 19,999 गलत कर देते हैं नहीं पाजी, सब गलत कर दोगे लेस आप। देन हैं? लेस देन 50,000 सर। हाँ कैश कैश तो कैश लेस में देन 50,000। लेस देन 50,000। आप सवाल को ठीक से पढ़े नहीं पाजी, ऐसे तो हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई परचेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट को बनाने आ रहा है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर ठीक है, वहां जब पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आएगा तब आप सही होगे, है ना, कैश में। तो यहाँ पर परचेस है तो लेस देन 50,000 मतलब 49,999 में। तो आंसर क्या था? लेस देन 50,000 आया था कि क्या आया था? 49,999 आया था सर। लेस लेस देन 50,000 था, 49,999 नहीं था सर, 20,000 अबव भी था। अच्छा, 20,000 अबव भी था और यस सर। 20,000 भी एक ऑप्शन था, तो कई कंफ्यूजन हो गए होंगे कई साथी, है ना। हाँ जी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया। तो आज तो कुछ 41 सवाल पे हम लोग चर्चा कर पाए। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या हमारे स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है, पहले पढ़िए जरा ऊपर स्क्रीन पर इंग्लिश में क्या लिखा है। डोंट क्वाइट। हाँ, तो ये क्या लिखी, एंटी को काट दीजिए, क्यू को काट दीजिए, डू इट। आप पढ़िए उपेंद्र जी क्या लिखा है, डू इट, है ना। डू इट। हाँ, डोंट क्विट, डू इट मतलब भागिए मत, कर डालिए, है ना। डोंट क्विट, डू इट। हाँ, है ना। तो हमको क्विट नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना यस है, हमें कर गुजरना है, जो आप लोगों ने कर दिया ना। बहुत दिन से थोड़ा जी सर, टेंशन जी था, सर। थोड़ा जो निराशा थी, लेकिन आप लोगों का जो क्या किया, भागे नहीं, स्क्रीन पर लगे रहे, पढ़ते रहे, और एग्जाम के दिन आप लोगों ने उसको कर दिया। हार तब यस होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो आप यस। लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, चार कर क्वेश्चन और बताऊं सर? बता दीजिएगा, मतलब शंकर हमेशा। जी, यस सर। मैं 40 भेज दिया, 20 और भेज दिया सर के पास। भेज दीजिए, हाँ है ना। कल जो अभी व्हाट्सअप कर रहे हैं कोई सा, है ना, नहीं और सर, भी अभी बता देता हूँ सर, 4 क्वेश्चन तो। 4 क्वेश्चन बता दीजिए जी। MCLR इज फिक्स्ड बाय। हाँ, ये तो हो ऑप्शन गया, ए। अभी नहीं डिस्कस। नहीं, ये नहीं हुआ सर। MCLR इज फिक्स्ड बाय इंडिविजुअल बैंक्स कर लिए थे ना। इंडिविजुअल बैंक। ये हो गया। ये तो हो गया। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पेनल इंटरेस्ट चार्जेबल इन ए लोन अकाउंट, ये तो नहीं हुआ ना? हाँ, क्या क्या है तब बताइए। ऑप्शन ए में 1%, बी में 1.5%, सी में 2%, डी हाँ, में ये नहीं दिया था मैंने, 2.5%। ये नहीं दिया था मैंने। और सवाल क्या था? सवाल था मैक्सिमम पेनल इंटरेस्ट चार्जेबल इन ए लोन अकाउंट 2%। 2%। ठीक है, यस सर। ओके। और एक सर क्वेश्चन इस टाइप का था, IBPS ने जो क्वेश्चन बनाया हमारी बुक से ही बनाया है, लेकिन बुक में भी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो उन्होंने वही क्वेश्चन दे दिया, आंसर भी, ऑप्शन भी वही दे दिए। तो ओके, उसमें सर क्या मिलेगा हमें? और हमने भी आंसर वही दे दिया जो बुक में दिया हुआ है, जबकि हमें पता था कि आंसर गलत है। क्या सवाल था? क्वेश्चन था सर, फॉर सबऑर्डिनेट स्टाफ द क्वांटम ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज ऑफ हाउस ऑब्लिक फ्लैट इज। ऑप्शन ए में RS 5 लाख, बी में RS 12 लाख, सी में RS 40 लाख और डी में RS 4 लाख। तो सर जो ये 40 लाख है मैक्सिमम जो इसमें दिया हुआ है, ये 45 लाख है वैसे हमारा। तो इसमें 45 लाख कहीं ऑप्शन नहीं था, तो बुक में भी सी ऑप्शन दिया हुआ है इसने 40 लाख, तो हम भी वही लगाया है। हाँ, तो सही होगा।
सही है आपका। और छोड़ के आते तो सर 1 नंबर कम हो जाता, कम हो जाता। 99 अटेम्प्ट कर पाते हम। 100% सही है आपका, सही सर होगा। उसमें जो क्वेश्चन आंसर ठीक था, उसमें ऑप्शन ठीक का था ही नहीं कोई। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात को। लेकिन हाँ, तो चूंकि उस पे आईबीपीएस को जो हम सवाल जाते हैं वो आप ही के बैंक से जाते हैं ना, तो वो ही बुकलेट चला गया होगा उनके पास, तो उसी लिए हाँ सही। जी, सही होगा। सेम क्वेश्चन बुक में भी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं और आप सर एक हाँ, क्वेश्चन था सर, ओवरड्राफ्ट लिमिट इन केस ऑफ पीएमजेडवाई अकाउंट होल्डर इज। अच्छा, मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट पूछा था। हाँ जी, ऑप्शन में 5000, बी में, सी में 15,000, बी में 20,000 और ई में 25,000। तो 10,000 नहीं था। 10,000 था ना, बी में था शंकर जी ना था, 10,000। शंकर जी 10,000 था उसमें। जी जी हाँ, सर। मैं बोलता रहा हूँ ऑप्शन बी 10,000। जी 10,000, जी। चलो बढ़िया। तो 10,000 मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। बहुत बढ़िया, ये तो भी अच्छा सवाल था। लेकिन इस बार आपका होगा, आपका विश्वास से हम बता सकते हैं। आप जिस तरह से सर सवाल 80 नंबर है एक्चुअल में, इंग्लिश 20 नंबर, 60-80 नंबर है, फिर भी नहीं होगा सर। तो लोगों को बहुत फायदा मिला सर। ओके ओके, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप अलग से एक बार फोन करिएगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं सर, कोई नहीं, आपने अपने भाई हैं सारे, हाँ उसमें क्या, अपने अपना लक है। हाँ हाँ। और उसके लिए हम लोग सोचेंगे कि क्या हो सकता था। बट फिर भी आपने बैंकिंग बहुत तगड़ी करी है। इंग्लिश में देखते हैं माता रानी क्या कृपा करती हैं, या हो सकता तो है। भी करेगा, आपकी बात है सर। हम्म, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, वो ऊपर देने वाला है। यस यस यस। और आप तो कितना देखो आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना किए, बैंकिंग का एक एक चीज याद है आपको। तो इंग्लिश में जब हम इस तरह से तैयार करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी सहारा करता है। तमाम षड्यंत्र भी हो जाए ना, तो अगर आपको सफलता के लिए कुछ रास्ता दिखाया है, उसको जरूर मिलेगा। अभी बिल्कुल भी, लेकिन अभी तक जब तक प्रमोशन एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए ना, आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, नकारात्मक चीजों को उस पर चर्चा न करिए, पॉजिटिव रहिए। सर मैंने तो अपना काम किया सर, मेरा जरूर होगा। मैं अपने मतलब जो सीमाओं में रह के, जो ज्ञान बुद्धि जो विवेक दिया भगवान ने, जो आपने सिखाया, उसके आधार पर मैं सही करके आया, और मैं जरूर सफल होऊंगा, ये भावना रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक आकर्षण का सिद्धांत भी काम करता है, और एक पॉजिटिव चीजें जो है एक देवी शक्तियों को आमंत्रित करती हैं, हमारे साथ अच्छा होता है। और अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है अनहोनी होने की आशंका होती है, षड्यंत्र होने की आशंका होती है। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, पॉजिटिव रहें। हमने अपना काम किया, और हम तो इंसान हैं। भगवान ने क्या है, 4-5 चीजें बनाई हैं। देखो भगवान ने क्या बनाया है, कि अन्न बनाया है ना। उमेश जी सुन रहे मेरी बात? अन्न जी सर, बनाया जी है। बिल्कुल राइट। अन्न बनाया तो उनने कीड़े भी बना दिए। जी सर, अन्न जी बनाया तो कीड़े भी बना दिए, इसलिए नहीं तो लोग ना सोने की भांति उसको इकट्ठा कर लेते, अन्न को। जी सर। ठीक है। फिर इंसान ने मरने के बाद दुर्गंध पैदा कर दिया शरीर में। अगर मरने के बाद दुर्गंध पैदा नहीं करते ना, तो ये हमारे शंकर जी है ना, ये रख लेते हमारे, ये उपेंद्र जी को रख लेते, इनको ना दफनाते नहीं। तो सर इसीलिए मैंने तो आपसे एक ही सीख मिली, मेहनत करो, फल की इच्छा हाँ मत करो बस। हाँ। आज नहीं तो कल और होगा दूसरा, जरूर। और दूसरा चीज क्या बनाया है, अगर आपके साथ कभी बुरा होता है, कभी खराब होता है ना, तो इंसान ने रोना सिखा दिया आपको, रोना सिखा दिया। कारण क्या है, तो एकदम रो लो, और थोड़ा सब चीज हो जाए तो वो दुख को भूल भी जाओगे, और उसको नया चीज करने लग जाओगे। अगर मान लीजिए रोना नहीं आया ना, तो क्या होगा, वो दुख को रखे रहोगे आप, है ना। तो अभी आपने अच्छा किया, आपने वो सब चीजें किया, आगे बढ़ गए, बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर भी लेंगे। मुझे लगता है सफलता आपको जरूर मिलेगी, मैं इतना तो मेरे मुझे आशा है। और नहीं है तो उसके लिए प्रेयर भी करेंगे भगवान से। हाँ जी। तो आप के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल इसी तरह। आशा करूंगा कि आप स्क्रीन पर सीखते रहिएगा रोज, क्योंकि जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। और आज उमेश जी थोड़ा नाराज हैं, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, उनकी सफलता जरूर होगी, उसके लिए हम दुआ कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुस्कुराना भी खुद की एक जवाबदारी है। तो सभी से विदा लेते हैं, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर